इन टोटल अभी तक हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इन टोटल 7 नेम रिएक्शन हो चुकी हैं। स्वार्ट्ज, फिंकलस्टीन, बोरोडिन, अनस्टिकर, डाइजोटाइजेशन, सैंडमियर, गैटरमैन एंड बाल्शीमैन। बोरोडिन वाली यहाँ नहीं हुई है क्या? 430 वाले बैच, चलो मैं करवा दूंगी। तो अदरवाइज 6 नेम्ड रिएक्शंस हुई है ना, तो ये 6 की 6 नेम्ड रिएक्शन तुमने 5-5 बार लिख ली हैं। चलो 3-3 बार लिख लिए हैं, ठीक है। और आपका कमिंग सैटरडे टेस्ट है इसी चैप्टर का, है ना, जिसमें क्या क्या आएगा? प्रेपरेशन आएगी जो कल तक नहीं नहीं अभी तक तो सिर्फ प्रेपरेशन ही हुई है ना। तो अभी मैं आज मंडे ट्यूसडे कल तक जितना कराऊंगी उतना फ्रीज करूंगी, वो भी इंक्लूड होगा, है ना। मतलब जहां तक हुआ है अभी तक चैप्टर टिल प्रेपरेशन, वहां तक तो आ ही रहा है, वहां तक तो अपना प्रिपेयर करते ही रहो। उसके आगे भी थोड़ा डालूंगी गाइस, वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम अब और टुकड़ों में टेस्ट लें। या तुम ये क्या कर सकते हो कि अगर प्रिपरेशन तक ही देना है, आज फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं देनी, तो पिछला चैप्टर को इंक्लूड करके दो, क्योंकि सोल्यूशन बायोमोलिक्यूल बेशक आपके यूटीज में आए थे, आप भूल चुके हो। तो एक बार अगर आपने इसके साथ कुछ क्लब करना है, क्लब करके इसके आगे इंक्लूड कर लो जो भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो मतलब पिछले चैप्टर्स हम भूल जाते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। बात कब आएगा, कितना टाइम रह गया पता है? इस सैटरडे को क्या डेट है? दिस सैटरडे इज 15 अगस्त, तो छुट्टी कोई नहीं है, स्कूल की होती है छुट्टी, ट्यूशन की नहीं होती। उल्टा अपने देश को आगे लेके जाने के लिए, और पढ़ो। मैं शेड्यूल बना रही हूँ, तुम्हारी नहीं चलनी है, मेरे बता रही हूँ क्या चीज अभी बताती हूँ। एक तो कल जिन्होंने क्लास नहीं लगाई है, मेक श्योर करो कि आपने ये देखो, मेरी बात सुनो एवरीबडी। हमारे पास एक ना, हम एक शेड्यूल पैटर्न एक बनाते हैं। हमने सिर्फ अभी तक सिलेबस के 3 ही चैप्टर करे हैं, चौथा तो चल रहा है। वन इज सोल्यूशन, अनदर इज बायोमोलिक्यूल, जिनकी मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन कराई थी फॉर द यूटीज, बट आई नो ह्यूमन बीइंग यू नो वी फॉरगेट, तो हमें याद करना पड़ेगा। और एक और चैप्टर हमने कौन सा करा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपका मैंने 3 पार्ट्स में टेस्ट ले चुकी हूँ। पार्ट 1 में सिर्फ नॉन इक्वेशन वाले न्यूमेरिकल आए थे। पार्ट 2 में मैंने फैराडे कोलराज लॉ इंक्लूड किया था। पार्ट 3 में सेल्स एंड बैटरीज। और द परफॉर्मेंस हैज बीन सो पुअर कि मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। अब हाउ वी विल रिवाइज, अभी एक चैप्टर 5th तो अभी हमने शुरू भी नहीं करा, वो नहीं लूंगी क्योंकि अभी वो काफी सारे स्कूल्स में आ ही नहीं रहा। पहले कंफर्म करो, फिर मैं अलग अलग टेस्ट डाल दूंगी। अमर मेरी बात सुन ले, गुरदाज, एक तो ना मेरा आज फास्ट है, ठीक है, मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, मैं उसके बाद भी क्लास ले रही हूँ, ठीक है। नहीं मैं मेरे को कोई वो नहीं चाहिए, बस तुम तंग मत करो, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ, सुन ले अमर तो भी, हम इस सैटरडे को जो चैप्टर चल रहा है ना, हेलो एल्केन एलोरीन, उसका तो टेस्ट लेंगे ही लेंगे। इट्स नॉट कि फ्राइडे तक जितना होगा कि उतना टेस्ट होगा। आई विल फ्रीज, मे बी आज तक और कल तक जितना टॉपिक होगा मैं फ्रीज कर दूंगी कि इतना करना है, पूरे चैप्टर का तो नहीं होगा ना। तो आई रियली वांट कि तुम एक काम करो कि उतना बड़ी जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा, उसके साथ इन चैप्टर्स को कोई टॉपिक ले लो, पूरा चैप्टर नहीं लेना तो कोई टॉपिक्स बता दो कि मैम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पता है क्या, इस बहाने तुम्हारे पीछे वाले चैप्टर भी रिवाइज होते रहेंगे। सेल्स और बैटरीज का तो अभी टेस्ट लिया था, वो मैंने चेक भी नहीं किया, तो मुझे पता नहीं बच्चों के। सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाल दो, बताओ कि उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले वाला हेनरी लॉ, राउल्स लॉ डालूं। बट अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डालूंगी फिर विद वांट ऑफ फैक्टर भी डालूंगी, मतलब जब तुम्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आएगा तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि आई लगाना है कि मैंने आपको बहुत अच्छे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, कमिंग सैटरडे, हाँ जी, कोलराज लॉ वाला ले ले, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो कह रहे ये तो आता ही है। व्हाट अबाउट दिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ना ले सको,
इनको आता ही नहीं है ना, दे डोंट वांट टू गिव द टेस्ट बिकॉज दे वांट कि आई वांट टू मेक देम रिवाइज। फिर इजी लेना तो है ही है, रिवाइज तो करना ही है ना, इजी हो चाहे टफ हो। यू वांट बायोमोलिक्यूलर सॉल्यूशन, मेरी बात सुन लो, ऐसे ना इस चीज पे भी अगर हम डिबेट ही करते रहेंगे कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। लेना तो सबका ही है, इस बार सोल्यूशन क्लब होगा, अगली बार बायोमोलिक्यूलर क्लब होगा। एक सिचुएशन समझो, मैं तुम्हारी ये सिचुएशन समझती हूँ कि तुम इलेक्ट्रो इसलिए क्लब नहीं करना चाहते क्योंकि इलेक्ट्रो तुम्हें आता नहीं है, तो वो कब आएगा, कब आएगा? जैसे गुरताज घर में इलेक्ट्रो अपना अलग से कर रहा है तो आएगा ना। तो तुम उल्टा वो ये एक सही चीज बोल रहा है कि जो चीज नहीं आ रही ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तुम्हें कोलराज लो, फैराडे लो नहीं आता, वही क्लब करो। क्योंकि उसके बहाने आप घर में चाहे रिकॉर्डेड लेक्चर सुनोगे या मेरे से एक दिन पहले डाउट्स पूछोगे, करोगे तो सी आती हुई चीज तो आप फटाफट कर ही लोगे, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लब कर लेते हैं 15 को। अब ये बता दो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो नॉर्म्स इक्वेशन डेल्टा जी तक न्यूमेरिकल्स है, उस पार्ट के बाद जो पार्ट 2 का टेस्ट हुआ था जिसमें मैंने डाला था मोलर कंडक्टिविटी वाले ग्राफ्स, कोलराज लो और फैराडे लो, इन्हीं टॉपिक्स का ले लें। हाँ, तेरे लिए तो अभी तेरे को तो कुछ नहीं पता लग रहा होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेजिस्टेंस वाला जो पार्ट 2 वाला टेस्ट हुआ था, वो जो मोलर कंडक्टिविटी वाले ग्राफ करे थे और इसके बेस पे हमने कोलराज लो किया था। अच्छा सुनो, फैराडे भी नहीं डालती, बस इतना ही डाल देती हूँ, इतना ही कर लेना बस। इसका मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगी, ठीक है। और साथ में इसका 15 को टेस्ट किसका होगा, जो चैप्टर चल रहा है, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड, और वो पूरा नहीं होगा, आई विल फ्रीज की कहाँ तक होगा, लेकिन हाँ अब तक तो जितना हमने कर लिया प्रिपरेशन वो तो आएगी आएगी, प्रिपरेशन पार्ट तो आएगा ही आएगा। सो कीप ऑन रिवाइजिंग द चैप्टर, बिलीव मी, अगर साथ साथ जो चैप्टर चल रहा है वो भी करते रहोगे और पीछे वाला भी करते रहोगे तो आपको सितंबर एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। देख, हेलो एल्केन एंड टेलोरीन कल तूने क्लास नहीं लगाई ना, लगाई है तो कल तक तो है ही है, उसके बाद जितना आज कराऊंगी या कल कराऊंगी मैंने फ्रीज कर दूंगी कि इतना आएगा, है ना। मतलब अब तक तो हेलो एल्केन का कल तक ही आ रहा है। उसके साथ मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक क्लब किया है, पार्ट 2 वाला, मतलब जो डेल्टा जी के न्यूमेरिकल्स के बाद वाला पार्ट 2 में क्या लिया था, वो रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल, लैम्डा एम के वो ग्राफ्स और कोलराज लो, सिर्फ कोलराज लो, फैराडे भी नहीं कर रहे, ठीक है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये पार्ट किसी ने किसी कारणवश नहीं अटेंड करा हुआ तो मैं आपको इसी पार्ट का रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगी। और मैंने रिद्धव का आपको उस दिन कल एग्जांपल दिया था, उसने भी इस पार्ट का टेस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर सुनने के बाद भी उसके 19 नंबर आए हैं 20 में से। आई एम नॉट सेइंग जस्ट रिलाई ऑन द रिकॉर्डेड लेक्चर, अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सुन के नहीं समझ आया तो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। मैं कह रही हूँ कि एक बार गिव अ ट्राई, एक बार कोशिश तो करो, अगर नहीं आया उसके बाद भी तो मैं आपकी कोई एक एक्स्ट्रा क्लास कर लूंगी, एक प्लान आउट, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो आज हमने शुरू करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। अब हम सिर्फ हेलो एल्केन्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रह गई हैं एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर। सो दो वी आर डूइंग इट स्लो बट वी आर डूइंग इट वेरी प्रॉपरली, हमें पता लग रही हैं चीजें। हेलो एल्केन्स कैसे बने थे, अल्कोहल से, OH की जगह पे क्या आ गया था, Cl, ठीक है। उसके बाद अल्कीन्स में क्या फॉलो करना होता है, मार्कोनिकॉफ रूल, H पॉजिटिव ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास, नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन, मतलब हमें चीजें याद है। हेलोजन एक्सचेंज मेथड क्या था, Cl की जगह पे क्या आ जाता था, F, AgF डालने पर नेम ऑफ द रिएक्शन इज स्वार्ट्ज। F आता है तो फिंकलस्टीन F वाली नहीं होती, AgF डालते थे तो F आता था बट द नेम ऑफ द रिएक्शन वाज नेवर फिंकलस्टीन, इट वाज स्वार्ट्ज। आयोडीन वाले, जब आयोडीन आता है Cl की जगह फिंकलस्टीन, है ना, NaI। उसके बाद कल हमने क्या करी, हेलोरीन की प्रिपरेशन। हेलोरीन की तो और भी आसान थी, बेंजीन में क्लोरीन डाल दो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन डाल दो, ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन डाल दो बेंजीन में, आयोडोबेंजीन। बट मैंने एक चीज ध्यान दी थी कि अगर टोलुइन आ गया, टोलुइन होता है कि बेंजीन के 1 पे ऑलरेडी CH3 लगा हुआ है, फिर क्लोरीन कहाँ जाएगा, फिर क्लोरीन या तो कौन सी पोजीशन पर जाता है, सेकंड, या कौन सी पोजीशन पर जाता है, क्योंकि मिथाइल इज अ ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। कल मैंने आपको बताया था कि कौन से ग्रुप्स ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, कब साइड चेन क्लोरीनेशन होती है, तो वी डिस्कस्ड ऑल, ओके। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में से 1 या 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा बट वी कांट लीव इट, ठीक है, क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हो
पहला हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये तो आपको पता है कि जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। यानी कि अगर आकाश मैं आपको एक क्लोरोमीथेन दे दूं, क्लोरोमीथेन, मीथेन में कितने कार्बन है, और एक दे दूं क्लोरोइथेन, तो अमर किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्लोरोइथेन का कि क्लोरोमीथेन का, मिथ का कि इथ का? हाँ, बिकॉज जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज, मिथ में कितने कार्बन, 1, इथ में, प्रॉप में, ब्यूट में। गाइस जैसे जैसे कंपाउंड भारी होता चला जाएगा, मोटा होता चला जाएगा, भारी, वैसे वैसे कौन से फोर्सेस बढ़ेंगे, वॉन्डरवॉल, उनको तोड़ना मुश्किल होगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो पहले याद करो अभिजीत, कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर मैं तेरे को एक क्लोरोमीथेन दूं और एक तेरे को मैं क्लोरोइथेन दूं, तो इथेन में कितने कार्बन है और क्लोरोमीथेन में कितने कार्बन है? शब कैन यू टेल मी किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ऐसे हलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जिसके अंदर 2 कार्बन है या जिसके अंदर 1 कार्बन है। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड बिकॉज इट इज वैलिड फॉर ऑल द ऑर्गेनिक चैप्टर्स। आगे आगे भी ऑर्गेनिक चैप्टर में ये बात वैलिड ही रहेगी कि अगर हम कंपैरिजन ऐसे 2 कंपाउंड्स में कर रहे हैं कि एक में ज्यादा कार्बन है और एक में कम कार्बन है, तो यू ऑलवेज हैव टू से कि जिसमें ज्यादा कार्बन है हर्ष, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। कोई रीजन पूछेगा क्यों, तो क्या बोलेगा, ज्यादा कार्बन, ज्यादा मास, ज्यादा भारी, भारी होने से कौन से फोर्सेस बढ़ते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस, और वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे तो उनको तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जब आपको मॉलिक्यूल को बॉयल करना होता है तो क्या करना होता है, मॉलिक्यूल के बीच के फोर्सेस को ब्रेक करना होता है, और अगर फोर्सेस ही ज्यादा है, और कौन से फोर्सेस ज्यादा हो जाते हैं मास बढ़ने से, वंडरवॉल। Please remember, with increase in the number of carbon, what increases is which forces? Van der Waals forces. नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी भी हेलोएल्केन्स में नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन होती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या नाम है, हमारे पास फ्लोरीन होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए, ब्रोमीन होना चाहिए। फ्लोरीन है बट फ्लोरीन कार्बन के साथ लगा हुआ है ना, फ्लोरीन एच के साथ ही लगा होना चाहिए। ये जो कंडीशन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, वो ये होती है कि आपके पास जो, प्लीज बातें कौन कर रहा है, अभी कहते मैं मत पढ़ाओ फास्ट है, चुप नहीं करते तुम लोग। हाँ, फ्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, बट प्रोवाइडेड वो एच के साथ लगे होने चाहिए। जैसे HF है, HF और HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है ना, लेकिन CH3F और CH3F के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि F तो है बट वो F किसके साथ लगा हुआ है, कार्बन के साथ। किसके साथ लगा होना चाहिए, H। चलो एनीवेज, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवॉल फोर्सेस, जितने ज्यादा वंडरवॉल फोर्सेस होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और वंडरवॉल फोर्सेस किसके अंदर ज्यादा होंगे, जिसके अंदर ज्यादा क्या होंगे, नंबर ऑफ। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का, कि किसके अंदर ज्यादा वंडरवॉल फोर्सेस होंगे, जिसके अंदर ज्यादा क्या होंगे, कार्बन एटम्स, और जिसके अंदर कार्बन एटम ज्यादा होंगे, वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे, तो उन वंडरवॉल फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर भी क्या ज्यादा देना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई। मूविंग ऑन, ओके अब मैं क्या करती हूँ, कार्बन सेम रख लेती हूँ, 4 कार्बन रख लिए, बट एक बार मैंने 4 कार्बन के साथ शब्द फ्लोरो लगाया, एक बार 4 कार्बन के साथ क्लोरो लगाया, एक बार 4 कार्बन के साथ ब्रोमो लगाया, और एक बार उन्हीं 4 कार्बन के साथ आयोडो लगाया। अब कार्बन कार्बन तो सबके अंदर 4 ही हैं, तो भार तो बराबर ही है। अब कैसे डिसाइड करोगे कि फ्लोरो वाले का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्लोरो वाले का ज्यादा होगा, ब्रोमो वाले, साइज तो अब सेम है, साइज तो अब कंसिडरेशन नहीं रहेगी क्योंकि कार्बन तो मैंने इक्वल कर लिए। तो अगर कीपिंग द कार्बन सेम, इफ आई चेंज द हेलोजन पार्ट, अगर मैं क्या चेंज कर दूं, हेलोजन पार्ट, एक में फ्लोरो रख दूं, एक में क्लोरो रख दूं, एक में ब्रोमो रख दूं और एक में आयोडो, तुम्हारी गट फीलिंग क्या कहती है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, किसका? हाँ वेरी गुड, गट फीलिंग यही कहती है कि फ्लोरो का ज्यादा होना चाहिए। रीजन मैं बताती हूँ, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हमारी गट फीलिंग यही कहती है कि फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, तो इसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे। तो हमारा दिमाग यही कहता है कि फ्लोरो का ज्यादा होना चाहिए अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट कंसिडर करें। बट जब साइंटिस्ट ने एनालिसिस करी तो उन्होंने देखा कि नहीं, आयोडो का साइज इतना बड़ा है कि आयोडो का जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनता है आयोडो का, वो इतना बड़ा बनता है कि उसके वंडरवॉल फोर्सेस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि फ्लोरो का इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आ जाने के बावजूद भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता। तो इसीलिए कभी भी तुम्हारे दिमाग में आए कि फ्लोरो का ज्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो याद रखना पड़ेगा कि मैंने पहले भी बताती हूँ कि केमिस्ट्री ऑब्जर्वेशनल साइंस है, जो उन्होंने फैक्ट देखे वही बताए, तो उनके फैक्ट्स के अनुसार फ्लोरो का ज्यादा नहीं होता। किसका ज्यादा होता है? आयोडो का। तो कभी भी गलती से अगर तुम्हें आ जाए कि अरेंज द फॉलोइंग एल्केन्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फ्लोरो को आगे मत रख देना। गट फीलिंग यही कहती है कि फ्लोरो का होना चाहिए, बट हुआ किसका? आयोडो का, फॉलोड बाय क्लोरो एंड लीस्ट इज द। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयोडो जैसे जैसे क्लोरो से ब्रोमो से आयोडो जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ने से वंडरवॉल फोर्सेस इतने बढ़ रहे हैं कि वो जो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से डाइपोल डाइपोल फोर्सेस डेवलप कर रहा था वो किसी पिक्चर में ही नहीं आ रहे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब मुझे बताओ कि मान लो एक मैं आपको क्लोरोमीथेन दे दूं, और क्लोरोमीथेन किससे बना? मीथेन से। तो किसका ज्यादा होगा? मीथेन का ज्यादा होगा कि क्लोरोमीथेन का ज्यादा होगा? यानी कि अगर मैं हलो अल्केन को अल्केन से कंपेयर करूं तो हलो अल्केन्स का ज्यादा होगा, जिनको हम अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं, कि अल्केन्स का ज्यादा होगा? हलो अल्केन। अल्केन तो बेचारे क्या है? अल्केन में तो कुछ भी नहीं है। अल्केन तो बेचारे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। हलो अल्केन में कम से कम हेलोजन आने से मास बढ़ जाएगा, क्योंकि हेलोजन आर बिगर देन हाइड्रोजन। अल्केन में तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही थे ना। हेलो अल्केन में कम से कम हेलोजन आ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा, और भार बढ़ने से कौन से फोर्सेस बढ़ते हैं? वंडरवॉल। तो उन वजह से कहीं ना कहीं हलो अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम अल्केन से कंपेयर करें तो उनसे ऑलवेज ज्यादा ही होगा। अल्केन से हमेशा हलो। तो 3 पॉइंट्स क्या क्या पढ़े मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के, कि सबसे पहले कार्बन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे भार बढ़ेगा, भार बढ़ने से कौन से फोर्सेस बढ़ेंगे? वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। सेकंड, हमने कहा कि अगर हम कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं, हेलोजन चेंज कर रहे हैं, फ्लोरो से क्लोरो, क्लोरो से ब्रोमो, ब्रोमो से आयोडो, फिर किसका ज्यादा होगा? आयोडो का, क्योंकि आयोडो भी भार बढ़ चुका है। आयोडो भी साइज में ब्रोमीन से बड़ा है। ब्रोमीन किससे बड़ा है? क्लोरीन से। और सबसे छोटा कौन है? फ्लोरीन। तो कमल फ्लोरीन को आगे नहीं रखना, सबसे पीछे कौन आएगा? फ्लोरो, उसके बाद क्लोरो, अगेन साइज, बिकॉज ऑफ साइज। तीसरा, हमने कहा कि अगर हम हलो अल्केन को अल्केन से ही कंपेयर करें, कई बार क्वेश्चन आएगा कि हलो अल्केन्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड अल्केन्स, व्हाई? तो आप बोलोगे कि अल्केन्स क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन, दोनों ही छोटे छोटे एटम्स हैं। हलो अल्केन में तो क्या आ चुका है? हेलोजन। क्या आ चुका है? चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन हो, और हेलोजन आने की वजह से साइज क्या होगा? हेलोजन। हाइड्रोजन से तो बड़े होंगे, हेलोजन क्या होंगे? बड़े। बड़े होंगे तो साइज क्या होगा? ज्यादा। साइज ज्यादा होगा तो वंडरवॉल फोर्सेस क्या होंगे? ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। लास्ट पॉइंट है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ब्रांचिंग का इफेक्ट। मान लो तुम्हारे पास एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, अल्केन ही ले लो। एक बार तुमने उसको स्ट्रेट चेन में रखा है, एक बार तुमने एक ब्रांच ले आए, 2 मिथाइल ब्यूटेन, एक बार तुमने सबको स्ट्रेट चेन में रख दिया, पेंटेन, और एक बार 2 ब्रांचेस आ गई। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ब्रांचिंग वाले का लीस्ट होता है। और जितनी स्ट्रेट चेन होगी, ब्रांचिंग से मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? इकट्ठा, कंजस्टेड। कंजस्टेड होने से भी वंडरवॉल फोर्सेस कम होते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस जस्ट नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन्स। नंबर ऑफ कार्बन तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, बढ़ेंगे क्यों? वंडरवॉल फोर्सेस सर नेड़े नेड़े
कार्बन नेड़े होंगे तो आप आपस में रिपल्शन करेंगे। पर वैसे भी वंडरवॉल फोर्सेस इज नॉट अबाउट कि कार्बन आपस में क्या कर रहे हैं। वंडरवॉल फोर्सेस या तो मास पे डिपेंड करते हैं, अब मास तो सेम ही होगा क्योंकि सब में 5-5 कार्बन है, लेकिन जिसमें ब्रांचिंग होगी ना वो इकट्ठा हो जाएगा, तो सरफेस कम हो गया। तो वंडरवॉल फोर्सेस सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? सरफेस। तो ब्रांचिंग आने से मॉलिक्यूल इकट्ठा हो रहा है, लाइक अ स्फीयर, गोल हो गया ना। तुम्हें पता होगा स्फीयर हैज द लीस्ट सरफेस एरिया। स्फीयर, हाँ, मतलब एक तो कार्बन पे भी डिपेंड करते हैं, बट कार्बन तो सब में ही 5 है, कार्बन तो सेम ही हो गए ना। बट एक में कार्बन तुमने पांचों के पांचों स्ट्रेट चेन में रखे हुए हैं, सोचो कितना ज्यादा सरफेस एरिया फैले हुए हैं। एक ब्रांच आ गई थोड़े से नजदीक आ गई, 2 ब्रांच आ गई और इकट्ठे हो गए। तो नो डाउट वंडरवॉल एरिया ज्यादा होगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो ब्यूटेन, सॉरी पेंटेन, जिसमें पांचों के पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन में है। ये क्वेश्चन आता है that how does branching affect the boiling point। तुम क्या बोलोगे? with increase in branching the molecules get closer, surface area decreases and van der Waals forces decreases। always remember van der Waals forces एक तो डिपेंड करते हैं कि कार्बन ज्यादा हो, बट अगर फिक्स है तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? तो ब्रांचिंग आएगी तो मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होएगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और कम होगा तो सूर्य सरफेस एरिया कम होने से वंडर वॉल फोर्सेस कम होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट नहीं आएगा, क्या होगा? लीस्ट। जैसे अभी यहाँ पे एग्जाम्पल पे दिखाया हुआ है, इसमें भी 4 कार्बन है टोटल, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें 2 ब्रांच है, इसमें 1 ब्रांच है, इसमें ब्रांच है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? स्ट्रेट चेन वाले का। देख रहे हो, स्ट्रेट चेन वाले ब्रोमोपेंटेन, सॉरी क्या है ये, ब्रोमोब्यूटेन। ब्रोमोब्यूटेन का कितना आ रहा है? 370। एक ब्रांच आने से कितना हो गया? 2 ब्रांचेस आने से और कम हो गया। अभी एग्जाम्पल में यही समझाया हुआ है कि अगर जितना ज्यादा, जैसे यहाँ पे लॉग्स ऑफ वुड है, इनको जलाना बहुत मुश्किल है, इनको जलाना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इनको इकट्ठा करके गठड़ी बांध दूंगी, सरफेस एरिया कम कर दूंगी, तो इसको जल्दी आग लगेगी। लेकिन अगर ये फैले हुए रहेंगे तो इनको आग लगानी क्या होगी? कोई भी बैम्बू स्टिक्स ले लो, लॉग ऑफ वुड्स ले लो। ये बस ये समझाने की कोशिश करें कि स्ट्रेट चेन वाले को बॉयल करना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई चीज फैली हुई है तो वो जल्दी जल्दी ही टूट जाती हैं या बॉयल कर जाएंगी। अच्छा, अब आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन हेलोरीन्स में। अब हम हेलोअल्केन और हेलोरीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज इकट्ठी ही कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा वाइडर नहीं है कि हम हेलोअल्केन की अलग करेंगे, हेलोरीन की अलग करेंगे। तो हेलोरीन में ना बॉइलिंग पॉइंट का जो इफेक्ट है वो डाई आइसोमर पे, डाई हेलो पर आता है। डाई हेलो पर मतलब जिसमें बेंजीन के साथ 2 हेलोजन लगे हों। अब मुझे बताओ, अगर 2 हेलोजन लगे हुए हैं बेंजीन के साथ तो क्या क्या ऑप्शन है? या तो 1 और 2 पे लगे होंगे, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो डाई है। अभी हम पहले तो मेरी ना बात समझो, तुम्हें ना बॉयल का मतलब ही नहीं समझा। बॉयल का मतलब वो आपस में क्या कर रहा है उससे नहीं होता। बॉयल का मतलब तो अलग अलग मॉलिक्यूल को देखना। अब ये आपस में इकट्ठे होने से रिपल्शन कर रहे हैं, इसका बॉइलिंग से कोई लेना देना नहीं। बॉइलिंग का लेना देना होता है कि अगर मैं एक और ऑर्थो लूं, आपस में वो कैसे, उनके आपस के फोर्सेस को, इसको नहीं तोड़ना हमने। पहले तो मेरे को ना कई बच्चों को यही नहीं पता था, बॉयल का मतलब मॉलिक्यूल को नहीं देखना, 2 मॉलिक्यूल के फोर्सेस देखने हैं। अगर देखो लग रहा है कि ऑर्थो में वो पास पास है, वो रिपेल करेंगे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। तब पर मॉलिक्यूल तो तोड़ना ही नहीं है ना कमल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर कोई चीज स्टेबल अनस्टेबल है तो वो क्या कहेगी कि मैं आजाद होके उड़ जाऊं। उड़ के भी तो, उड़ने का क्या मतलब होता है? उड़ने पर भी ये मॉलिक्यूल यही रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उड़ने का मतलब होता है वो वेपर स्टेट में चला गया। अगर तेरे को ये लग रहा है कि 2x पास पास है, वो अनस्टेबल है, तो उड़ जाएगा। उड़ने में भी तो वही तो मॉलिक्यूल है, फिर वहां वो स्टेबल हो जाएगा क्या? वहां पे भी तो वो ऑर्थो पे ही रहेंगे।
ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले तो मैं इस बात पे डिस्कशन कर ही नहीं रही कि वो अनस्टेबल है या स्टेबल है, बट तेरे कहने पे अगर मैं इसको अनस्टेबल मान भी लेती हूँ तो इसका बॉइलिंग पॉइंट से लेना देना नहीं है, क्योंकि तेरे को क्या लग रहा है कि वो अनस्टेबल है तो वो खुद उड़ जाएगा। चलो ठीक है, उड़ गया, वेपर स्टेट में चला गया, लो बॉइलिंग पॉइंट उन्हें डिक्लेयर कर दिया, तो वहां पे वो स्टेबल हो जाएगा। वहां पर भी तो मॉलिक्यूल तो वो वही है ना, ऑर्थो वाला तो ऑर्थो ही है, वो पैरा थोड़ा बन गया। सो दैट मीन्स इवन इफ इट इज स्टेबल और अनस्टेबल, इट हैज नथिंग टू डू विद द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें क्या देखना होता है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस, वो आपस में मॉलिक्यूल स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो उसको, अगर वो अनस्टेबल है भी है, वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए उड़ेगा नहीं, क्योंकि उड़ने के बाद कोई मॉलिक्यूल बदल थोड़ा जाता है। अब मान लो मैं परेशान हूँ, तो मैं कहूँ कि मैं फ्लाइट लेके अमेरिका चली जाती हूँ, मेरी परेशानी थोड़ा दूर हो जाएगी। इंसान के पास जो ये तुम्हारी सोच है। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर तुम्हारा माइंड रिलैक्स है तो तुम कहीं भी खुश रहते हो। अगर तुम किसी भी चीज की वजह, कोई बंदा परेशान है, वो प्लेस चेंज करने से कभी परेशानी नहीं दूर होती। वो अपने, वो तो तुम इल्यूजन में चले आते हो कि चलो ठीक है थोड़े टाइम के लिए। चलो एनीवेज, वी आर नॉट गोइंग अवे फ्रॉम द टॉपिक। तो मैं तेरी ये बात कर रही थी कि अभी तो मैं वैसे बात कर रही, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं स्टेबल अनस्टेबल। कमल, अब आप देखो, ऑर्थो कौन सी पोजीशन होती है व्हेन टू मॉलिक्यूल्स आर एट 1 and 2? मेटा कौन सी होती है? 1 and पैरा कौन सी होती है? तो आपको क्या लगता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ऑर्थो वाले का कि मेटा वाले का कि पैरा वाले का? बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का ज्यादा होगा, मेटा का ज्यादा होगा या पैरा का? वाई? पैरा वाले का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो लीनियर है। लीनियर मतलब एक हैलोजन 1 पे लगा हुआ है और अगला हैलोजन 4 पे लगा हुआ है। तो पैरा वाले की तो पैकिंग क्लोज होती है। पैरा वाले की क्या क्लोज होती है? बीच में जगह कम बचेगी ना। अब तुम देखो, ऑर्थो वाले को तो पहले इतनी जगह छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद अगला ऑर्थो शुरू होगा। मेटा वाले में भी इतनी जगह छोड़नी पड़ेगी। पैरा वाले में तो एक हैलोजन ऊपर है, एक हैलोजन, तो अगला पैरा वाला इसके ऊपर ही आ जाएगा। तो पैरा वाले का हमेशा याद रखो, ड्यू टू द लीनियर स्ट्रक्चर, मतलब एक हैलोजन ऊपर है, एक हैलोजन बिल्कुल नीचे है, लाइन में है, तो इनकी क्लोज पैकिंग होती है। और क्लोज पैकिंग होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता। क्या ज्यादा होता है? मेल्टिंग पॉइंट हैज नथिंग टू डू विद द फोर्सेस, वंडरबल फोर्सेस। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग पे। तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ऑलवेज रिमेंबर दैट आउट ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है? पैरा वाले का। क्योंकि पैरा वाला आइसोमर कौन सा था जिसमें एक हैलोजन फर्स्ट पे लगा हुआ था और एक हैलोजन कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ था? 4, लाइक इन अ लाइन, लाइक इन अ लाइन, कोई बीच में ब्रांच नहीं निकल रही। बॉइलिंग पॉइंट इनका ऑर्थो मेटा पैरा का ऑलमोस्ट कम सेम ही होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ऑर्थो मेटा पैरा का क्वेश्चन आएगा तो मेल्टिंग पॉइंट पे ही आएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट में याद कर लो कि किसका ज्यादा होगा। क्यों? पता लग गया ना, क्योंकि पैरा वाले में अगर एक हैलोजन 1 पे है तो अगला 4th पे है, तो दूसरे को इसके ऊपर पैक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई जगह नहीं छोड़नी पड़ेगी। अगर ये ऑर्थो होता तो पहले तो अगला मॉलिक्यूल यहां से पहले शुरू नहीं हो सकता, इतनी जगह तो छोड़नी पड़ेगी, तो स्पेस बढ़ जाएंगी, पैकिंग क्या हो जाएगी? लेस क्लोज। तो सबसे क्लोज पैकिंग पैरा वाले की होती है बिकॉज ऑफ इन अ लाइन, बीइंग इन अ लाइन, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो अगर ऑर्थो मेटा पैरा का क्वेश्चन आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आएगा, किस पे आएगा? मेल्टिंग पॉइंट पे। एंड याद रहेगा आपको कि किस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है? वाई? बिकॉज ऑफ इट्स लीनियर विच इज वेरी सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होने करके आप बहुत क्लोज पैकिंग करोगे। क्लोज पैकिंग करोगे तो दैट लैटिस इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। क्या ब्रेक करना मुश्किल होगा? लैटिस। लैटिस होता है उसका जो 3D स्ट्रक्चर होगा। ओके, स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन यहाँ पे दिखा भी रखा है। पहले मेल्टिंग, वो भी दिखा रही हूँ, 2 मिनट आ रहा है। कम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो वाले का ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? पैरा का। और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? हाँ, तो वैसे क्यों नहीं होना चाहिए? होना क्यों नहीं चाहिए? कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना है, नहीं वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज है भाई, ना डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है, रैंडम वैल्यूज हैं। ऑर्थो का सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद किसका है?
पैरा का और उसके बाद कम किसका है, तभी कह रही हूँ ये तो तुम्हें वैल्यूज दे दी और बॉइलिंग पॉइंट पे, हाँ बॉइलिंग पॉइंट पे पूछते ही नहीं है क्वेश्चन क्योंकि बहुत रैंडम वैल्यूज है, बस मेल्टिंग पॉइंट देख लो क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, क्या बोल रहे हो, ये रीजन हो सकता है, हाँ कैन बी दिस रीजन, बट इसका फिर रेजोनेंस से कोई लेना देना है कि नहीं है देखना पड़ेगा। अच्छा ये पैरा वाला, ये पिक्चर ये दिखा रही है कि जैसे अगर कोई चेयर हो, अगर मुझे क्लोज पैकिंग करनी है तो मैं कौन सी चेयर्स यूज करूंगी, कौन सी, अगर ये वाली चेयर्स जो है ना, इससे ये वाली चेयर्स क्या होंगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, है ना, तो ये पैरा वाला ऐसे ही होगा कि उनमें क्लोज पैकिंग पॉसिबल है, ये बस पैरा वाले को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर अ गिवन एल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉलो द ऑर्डर, मैंने पहले ही बताया था कि सबसे ज्यादा किसका होता है, फिर गलती से भी फ्लोरो या क्लोरो वाला आगे मत करना क्योंकि सबसे बड़ा साइज किसका होता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, as we go down the group the size increases, so you know now that out of all halogen astatine is like radioactive, so we do till iodine only। अब लास्ट सबसे ज्यादा साइज किसका होता है, तो सबसे ज्यादा वंडरवॉल फोर्सेस कौन से हेलो एल्केन में होंगे, जिसमें आय होगा, है ना, उसके बाद ब्रोमो, उसके बाद, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी। अब कल को ये क्वेश्चन असर्शन में डाल देंगे, असर्शन बना के दे देंगे दैट बॉइलिंग पॉइंट follows the order RI greater than RBR greater than RCl, तो तुम क्या बोलोगे, assertion is true or false, अगर बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट फॉलोज दिस ऑर्डर, RI सबसे आगे रख दिया उन्होंने, फिर ब्रोमो, फिर Cl, फिर तुम क्या बोलोगे कि दिस assertion is true or false, of course it is true, और इसका रीजन दे देंगे because iodine is bigger in size, so large van der Waals forces making the boiling point high, तो फिर ये भी रीजन भी क्या है, यही रीजन है ना कि आयोडीन बड़ा है, बड़ा होने की वजह से, साइज बड़ा होने की वजह से कौन से फोर्सेस आता है, van der Waals forces, तो क्या होगा, assertion is also true and reason is also true and reason is the correct explanation of assertion, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, because we never know that assertion and reason comes from the physical properties। आकाश कुछ भी समझ आ रहा है क्लास, ठीक, अगला बताओ, if the compound shown as a boiling point of this predict the boiling point of, ये कह रहे हैं कि इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट 346 है, तो इसका कितना होगा, ये स्ट्रेट चेन वाले का पूछ रहे हैं, तो स्ट्रेट चेन का इससे तो ज्यादा ही होगा क्योंकि मैंने बताया था कि स्ट्रेट चेन वाले फैले हुए होते हैं, सरफेस एरिया ज्यादा होगा ना, तो अगर इसका उन्होंने कितना दे रखा है, तो 346 से ज्यादा कौन सा है, ये एक पॉइंट का थोड़ा फर्क देखेंगे, हाँ वैसे तो ठीक है बट 3, हाँ फिर हम 347 करते हैं, बट अगर मैं बहुत हायर दिया हुआ है तो आर लाइकली चॉइस वुड बी दैट, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू। ये रिएक्शन का नाम क्या है, वैसे ऑप्शन टिक करे हुआ, मेरे को टाइम नहीं मिला ये पीपीटी बनाने का, सो सॉरी, प्लीज नेम ऑफ द रिएक्शन, बिकॉज जब IBR की जगह पर आता है देन द नेम ऑफ द रिएक्शन इज, याद है ना फिजिकल चेंज, AlCl3 एनहाइड्रस होता है, FeBr3 एनहाइड्रस होता है कि नहीं, आई हैव टू चेक, मैं बता दूंगी। ओके, सॉल्युबिलिटी एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है, मैं वैसे लाई नहीं, एक घर में टैल्कम पाउडर है, पाउडर, हाँ वही टैल्कम नॉर्मल, चलो पाउडर है, पानी लेके ना, पॉन्ड्स वाला कोई भी कंपनी का, पानी में ना पाउडर डाल देना थोड़ा सा, कैसा लगेगा पानी,
मिल्की मिल्की, ऐसे ही हेलो अल्केन पानी में नजर आते हैं, विच शोज दैट हेलो अल्केन्स आर नॉट मच मिसेबल इन वाटर। जब हेलो अल्केन बनते हैं ना अल्कोहल से, जो पहली रिएक्शन मैंने करवाई थी प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल से, तो मैंने बताया था कि 3 डिग्री में टर्बिडिटी आ जाती है एकदम से, वो टर्बिडिटी, वो मिल्कीनेस। हाँ, मैं जो पॉइंट बता रही हूँ वो ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हेलो अल्केन बनते हैं तो पानी में जैसे पाउडर दिखता है, वो वैसे क्यों नजर आते हैं, क्यों टर्बिड नजर आते हैं, क्यों मिल्कीनेस नजर आती है, क्योंकि वो ये बात बताते हैं कि वो पानी में सोल्यूबल नहीं है। तो यही वो सॉल्युबिलिटी पे है कि हेलो अल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, और ये थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या है कि क्यों मच सोल्यूबल नहीं है। Less energy is released when new attractions are set up between the haloalkane and water molecule and which are not as strong as the original hydrogen bond. देखो, कोई भी चीज पानी में कब सोल्यूबल होती है, जब वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले, ठीक है। लेकिन हलोअल्केन उल्टा करते हैं, उल्टा पानी के अंदर, वाटर के अंदर H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन जब आप हेलोअल्केन डालते हो, कोई भी हेलोअल्केन, तो वो पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ देता है, और न्यू फोर्सेस जो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बनते हैं वो वीक होते हैं। जब बनने वाले फोर्सेस वीक हो और टूटने वाले फोर्सेस क्या हो, स्ट्रॉन्ग, तो यानी कि वो कंपाउंड पानी में क्यों सोल्यूबल होगा, उल्टा वो अच्छी चीज तोड़ रहा है। पानी के अंदर ऑलरेडी कौन सी बॉन्डिंग थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या तो हेलोअल्केन पानी में जाकर हेलोअल्केन के साथ क्या, पानी के साथ क्या बनाता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर तो वो पानी के साथ सोल्यूबल होता। बट इसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, जो वाटर के अंदर कौन से फोर्सेस थे हरमन, ओरिजिनली वाटर के अंदर और एच के बीच में क्या थी, क्योंकि मैंने बताया था ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं, एफ ओ या, तो वाटर के अंदर क्या होता है, ब्लैंक। हरमन आयु हियर, इधर मत सुनो, वाटर के अंदर क्या होता है, और वाटर के अंदर क्या होता है, एच और ओ के बीच में क्या होती है। अब तूने इसके अंदर कोई भी क्लोरोअल्केन डाल दिया चेक करने के लिए ये पानी में सोल्यूबल है कि नहीं है, तो ये पानी में क्यों सोल्यूबल हुआ, क्योंकि उसने क्या तोड़ दी, कौन सी तोड़ दी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तोड़ दी। तू कहेगा कि मैम नए फोर्सेस भी तो डेवलप होंगे, नए फोर्सेस ज्यादा से ज्यादा क्या डेवलप होंगे, क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच के फोर्सेस होते हैं डाइपोल डाइपोल, दे आर वीक। पॉजिटिव नेगेटिव वाले जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उनको याद रखो वो कौन से फोर्सेस डेवलप करते हैं, डाइपोल, विच आर वीकर। तो वो यही कह रहे हैं कि इसीलिए हलोअल्केन लेस सोल्यूबल है, क्योंकि वो जो न्यू अट्रैक्शंस बना रहे हैं वो वीक हैं, और जो तोड़ रहे हैं जो ओरिजिनल थे वो क्या थे, स्ट्रॉन्ग। इसका सिंपल आंसर इतना भी, सिंपल आंसर इतना लिख देना कि हलोअल्केन्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। हाँ, ये लिख देना। ऐसे फ्लोरीन भी तो मतलब जो फ्लोरीन है वो तो अल्केन के साथ बनाते हैं, नहीं बनाएगा। जैसे कहते हैं सोर्स पानी से मतलब एजीएफ डाल के, हाँ, तो फिर वो बन नहीं गया था। इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या लेना देना है। दिस इज कॉन्ड सेक्शन की थी, हाँ। क्या था वो भी हेलोअल्केन आ गया फ्लोरो, मतलब ये फ्लोरो मतलब ये भी हेलोअल्केन हो गया ना। हाँ, फिर हम उसमें डालेंगे तो वो जो फ्लोरीन है वो तो सब्स्टिट्यूट कर देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। हर फ्लोरीन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, मैंने बताया तो है, यही तो हरमन का क्वेश्चन था। अगर तू फ्लोरो भी डालेगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, क्योंकि फ्लोरीन शुड बी अटैच विद एच, ये तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। करवाना भी नहीं, अभी वो अल्कोहल वाले चैप्टर में आएगा। प्लीज शट अप एवरीबॉडी। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करने से पहले लिख लो थोड़ा सा, चलो लेट्स राइट। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखोगे तभी याद होंगे। हाँ, कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, 3 ही, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। के लिख लोगे, घर से आगे बढ़ा दो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं लिखने के लिए देती हूँ तो तुम बोलते हो क्लास में लिखवाया करो। एक बात बताओ, जो कल मैंने भेजी थी सैंडमियो गैटरमैन, वो लिख के आए हो?
कर ली। उसमें एक मिस्टेक थी, जो नोट्स कल मैंने भेजे थे, जो डाइजोनियम सोल्ट वाली रिएक्शन थी, उसमें एरो के ऊपर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा हुआ, जबकि मैंने कहा था वो रिएक्शन बर्फ के अंदर होती है, याद है? तो जो पहली रिएक्शन तुमने डाइजोडाइजेशन वाली जो कॉपी मैंने नोट्स भेजे थे, उसमें एक मिस्टेक है। यस, खुद लिख ली थी ना? देखो सूर्य ने, देखो उसमें जो मैंने कॉपी में जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें एरो के ऊपर 0 to 5 नहीं लिखा, तुमने फिर भी लिख लिया है क्योंकि उसने कल क्लास लगाई थी, कल क्लास में सुना था। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन, वेरी गुड हर्ष, very good Kamal, so proud of you. That shows people who listen in the class carefully and even they are noting down the notes from the phone. कमल रोला नहीं पाना, कितनी है तो वधिया गल है। द पॉइंट इज कि अगर तो नोट्स घर से बना लोगे तो मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज घर से लिखने के लिए दे देती हूँ, बट केमिकल प्रॉपर्टीज इज अ बिग टॉपिक, सो इफ वी हैव टाइम ओनली देन वी विल स्टार्ट। क्या करती रहती हो? टाइम 23 है, शुरू करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर बट फिर केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू कर लें। कमल, if you want to write physical properties from home, shall we start chemical properties? Okay. आज हम शुरू कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही होगी, मुझे पता है एक ही लाइन होगी, क्लास का टाइम होने वाला है। तो हेलो अल्केन्स जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करते हैं, और पूरा चैप्टर एक तरफ और ये वाली केमिकल प्रॉपर्टी एक तरफ, जो सूर्य को लग रही है कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें ही सब कुछ है। आई एम टेलिंग यू, अगर कोई बच्चा एक दिन पहले मेरे पास आ गया और उसने मुझे बोला कि मैम मुझे हेलो अल्केन एंड हेलोरीन कुछ भी नहीं आता, अगर मेरा पेपर है मुझे एक ऐसा टॉपिक करा दो जो आएगा ही आएगा, देन दिस इज द टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड इट हैपेंड लास्ट वीक ऑल्सो। मेरे पास एक लड़की आती है डीएवी स्कूल की, तब हमने हेलो अल्केन जब स्टार्ट ही करा था 2 की हेलो अल्केन डीएवी की। उसने मुझे बोला कि मैम कल मेरा हेलो अल्केन का पेपर है, हेलो अल्केन्स का पेपर है, आपने करवाया नहीं, हमने शुरू करवाया। आई कॉल्ड हर फॉर एक्स्ट्रा टाइम, 1 घंटे में मैंने उसको ये वाली रिएक्शन करवा दी, मतलब ये रिएक्शन ये इसका मैकेनिज्म भी है, सारा कुछ करा दिया, और आधे से ज्यादा पेपर इस पे आया हुआ था। तो जस्ट वेरी मच फोकस ऑन दिस, ठीक है? अब रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब तो बहुत सिंपल है। अमर तू हेलो अल्केन लेगा, हेलो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हेलो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? आरएक्स। आरएक्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक्स कुछ भी हो सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो, है ना? और कार्बन की लेंथ भी एक कार्बन की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है। तो हम जनरली हेलो अल्केन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आरएक्स। अब साइंटिस्ट ने बोला कि अगर आप हेलो अल्केन्स में कोई भी न्यूक्लियोफाइल डालोगे, हर्ष मैं बोल रही कितना इंपॉर्टेंट है, फिर क्यों बातें करते हो? इसकी प्रॉपर्टीज बॉइलिंग पॉइंट वाली है और नहीं है। Inflammability, dipole moment, density, there are things like that given in the book, but वो कभी नहीं क्वेश्चन आता। डेंसिटी पे क्या मास बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी। Inflammability, नो नो नो, वो अल्केन्स में थी, इसकी नहीं है। और वैसे भी एरोमेटाइजेशन, पायरोलिसिस, ब्ला ब्ला ब्ला, द केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर नॉट फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल अभी करनी है। हरी अप एवरीबॉडी, लुक हियर। तो जब भी हेलो अल्केन्स में हम न्यूक्लियोफाइल डालते हैं, क्या डालते हैं? अब जिन बच्चों को न्यूक्लियोफाइल नहीं पता क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियस लविंग कौन होंगे? न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो न्यूक्लियस लविंग कौन होंगे? जिनके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज, जैसे कि OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, NO2 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, वाटर जिसके ऊपर लोन पेयर है न्यूक्लियोफाइल। कर लो बातें, बहुत अच्छे लग रहे हो। ऑल द नेगेटिव चार्ज और ऑल द इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स आर न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियो कल ही करना, मुझे पता है तुमने नहीं करना, जाओ यहाँ से, विल डू टुमारो। पर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कल नहीं लिख के आएगा फिर देख लेना, भेज रही हूँ।